नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में मेयर पद को लेकर मची खींचतान की, शंकराचार्य के अपमान पर फंसी बीजेपी की, देखेंगे एसआईआर को लेकर राहुल ने कैसे खोली बीजेपी की पोल, जाति जनगणना पर कैसे घिरी मोदी सरकार, जानेंगे बिहार में तेजस्वी यादव का क्या है नया प्लान, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बंगाल में मतदाता सूची पर नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन का बड़ा बयान, बोले जल्दबाजी में हो रहा है एसआईआर, प्रक्रिया को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस के किसी भी स्टैंड का विरोध नहीं किया, केवल ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर असहमति थी। इंडिगो पर सरकार का बड़ा एक्शन, डीजीसीए घरेलू हवाई अड्डों पर 717 स्लॉट किए खाली, दिल्ली मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स की उड़ानों पर दिखेगा असर। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव, ईरान की तरफ से तेजी से बढ़ रहा जंगी बेड़ा, ईरानी नेता बोले खाड़ी के सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस हमारे निशाने पर। और आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को किया बाहर, बांग्लादेश की जगह टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड होगा शामिल, आईसीसी ने लेटर लिखकर दी जानकारी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मुंबई में मेयर किस दल का बनेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन महाराष्ट्र की पूरी सरकार जरूर मुश्किल में फंसती दिख रही है। एकनाथ शिंदे अभी भी अड़े हुए हैं कि शिवसैनिक ही मेयर होना चाहिए, तो अब बात यहां तक शुरू हो गई है कि बीजेपी की जिद के चलते पूरा महायुति ही टूट सकता है। तो कैसे मुंबई में मेयर चुनाव बन गया है बीजेपी की मुसीबत, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी की सांसद संजय राउत के दावे ने राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। राउत का कहना है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जल्द ही महायुति का साथ छोड़कर वापस महाविकास अघाड़ी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शरद पवार अजीत पवार के साथ महाविकास अघाड़ी में शामिल होंगे, क्योंकि शरद पवार हमारे साथ है, उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी में है, अजीत पवार महायुति में है, फिर भी उन्होंने महाविकास अघाड़ी का साथ दिया है, ऐसे में उनके खिलाफ महायुति में कार्रवाई की जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि भविष्य में शरद पवार और अजीत पवार महाविकास अघाड़ी में एक साथ नजर आएंगे। जब संजय राउत से पूछा गया कि क्या अजीत पवार सरकार छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें छोड़ना ही होगा। वे एक साथ दो नाव पर कैसे खड़े हो सकते हैं, उन्हें एक पक्ष तो चुनना ही होगा। संजय राउत के इस दावे के बाद महायुति खेमे में खलबली मच गई है। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि बीएमसी में मेयर पद का चुनाव फिलहाल टल गया है, यानी मुंबई को नया मेयर मिलने में अभी और वक्त लगेगा। पहले ये चुनाव 31 जनवरी को होना था, लेकिन अब इसके फरवरी के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अब तक अपने पार्षदों के ग्रुप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। वहीं 89 पार्षदों वाली बीजेपी 27 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेगी, और अभी भी ये साफ नहीं है कि बीजेपी और शिंदे गुट संयुक्त रूप से गुट बनाएंगे या अलग अलग। जैसा आप जानते हैं कि लॉटरी प्रक्रिया से ये तय हो चुका है कि इस बार मुंबई की कमान एक महिला मेयर के हाथ में होगी, जो सामान्य वर्ग से चुनी जाएगी। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे ने अपने पार्षदों का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लेकिन तकनीकी प्रमाण पत्र जमा होना बाकी है। यानी देखा जाए तो निकाय चुनाव के नतीजों के बाद संजय राउत के दावों और मेयर चुनाव में हो रही देरी ने महाराष्ट्र की राजनीति को दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब इन दोनों ही मामलों में आगे क्या कुछ होता है, ये देखना होगा। मुंबई में मेयर की जिद बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है, तो शंकराचार्य से माफी नहीं मांगने की जिद ने यूपी से लेकर दिल्ली तक की सत्ता को हिला दिया है। पूरे देश में संत समाज और सियासी दल एक साथ आ गए हैं। शंकराचार्य के सम्मान को लेकर बीजेपी सरकार पर दबाव बना रही है। तो कैसे मुसीबत में घिरती दिखाई दे रही है बीजेपी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान का मामला अब पूरे देश में बीजेपी की परेशानी का कारण बन गया है। धार्मिक भावनाओं और सनातन परंपराओं के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों का संत समाज शंकराचार्य के साथ खुलकर आ गया है। राजस्थान में संत समाज की तरफ से 27 जनवरी को योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अलावा तीनों पीठों के शंकराचार्य ने भी सरकार पर तीखा हमला किया है। पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि मुसलमानों और अंग्रेजों के शासन काल में जो अत्याचार नहीं हुआ वो इस शासन काल में हो रहा है। आतंकवादी को खड़ा करके बोला जा रहा है कि ये पुरी के शंकराचार्य हैं, दोष मेरा है, मेरी किसी के आगे घुटने टेकने की क्षमता नहीं है। इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। वो त्रिवेणी मार्ग पर अपने शिविर के सामने फुटपाथ पर बैठे हैं, अधिकारियों से माफी मांगने की जिद पर अड़े हैं।
शंकराचार्य का कहना है कि प्रशासन ने उनका अपमान किया है। मौनी अमावस्या के स्नान से रोका गया है। उनके साथ चल रहे साधु संतों और सेवादारों की पिटाई की गई है। जब तक सम्मान के साथ स्नान की इजाजत नहीं दी जाएगी, धरना जारी रहेगा। इस बीच शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की जान संकट में बताई जा रही है। इसके बाद शिविर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने बताया, शिविर के चारों तरफ भेष बदलकर कुछ अराजक तत्व घूम रहे हैं। ये कभी भी कोई अप्रिय घटना या साजिश का अंजाम दे सकते हैं। प्रशासन की तरफ से भी रात में अंधेरे में आकर नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। इसको देखते हुए शिविर के आसपास हाई रेजोल्यूशन 10 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। कैमरे से सभी आने जाने वालों की निगरानी रखी जा रही है। निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। स्क्रीन पर शिविर और आसपास की सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। योगीराज सरकार ने दावा किया है कि सादी वर्दी में प्रदेश और केंद्र की जांच एजेंसियों के लोग निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में कौन आ जा रहा है, इस पर निगरानी रखना जरूरी हो गई है, क्योंकि प्रशासन कब क्या कर दे, क्या रखवाकर फंसाने का काम कर दे, ये पता नहीं। ये सुरक्षा व्यवस्था भक्तों द्वारा दी गई है। शंकराचार्य जी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इस बीच सियासी दल भी खुलकर अब शंकराचार्य के समर्थन में आ गए हैं। अखिलेश यादव तो शंकराचार्य के अपमान को पूरे सनातन समाज का अपमान बता रहे हैं। बीजेपी से जांच की मांग की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी खुलकर इसे लेकर बीजेपी पर हमले कर रही है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा, जिसमें बीजेपी को चेतावनी देते हुए लिखा गया है कि जो गुरु या वेदाचार्य का अपमान करता है वो भयानक नरक में गिरता है। शंकराचार्य के अपमान पर मोदी और योगी सरकार दोनों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों की परेशानी बढ़ा रही हैं। गुजरात में चुनाव से पहले जारी एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बात का समर्थन करते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर लिया है। राहुल ने इस प्रक्रिया को वोट चोरी का गुजरात मॉडल बताया है। तो क्या है ये मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। गुजरात की राजनीति में इस समय वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। गुजरात कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए नया और खतरनाक मॉडल अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का दावा है कि गुजरात में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को सुधारने के लिए ड्राफ्ट लिस्ट जारी की थी। इस पर आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 18 जनवरी थी। कांग्रेस का आरोप है कि 15 जनवरी तक सब सामान्य था, लेकिन आखिरी 3 दिनों में अचानक लाखों आपत्तियां यानी फॉर्म 7 जमा किए गए। अब इस पोस्ट पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने इसे सुनियोजित और रणनीतिक वोट चोरी करार दिया। उन्होंने लिखा कि जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वो किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। ये सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। सबसे चौंकाने वाली और खतरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हजारों हजार आपत्तियां दर्ज की गईं। चुन चुनकर खास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए। जहां बीजेपी को हार दिखती है, वहां मतदाता ही सिस्टम से गायब कर दिए जाते हैं। अपना हमला जारी रखते हुए राहुल ने लिखा कि यही पैटर्न आलंद में दिखा, यही राजूरा में हुआ और अब वही ब्लूप्रिंट गुजरात, राजस्थान और हर उस राज्य में लागू किया जा रहा है जहां एसआईआर थोपा गया है। एसआईआर को एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के हथियार में बदल दिया गया है, ताकि जनता नहीं बीजेपी तय करे कि सत्ता में कौन रहेगा। और सबसे गंभीर सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं, बल्कि इस वोट चोरी की साजिश का मुख्य सहभागी बन चुका है। कांग्रेस और राहुल के इन हमलों ने साफ कर दिया कि पार्टी इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल इन आरोपों पर बीजेपी की सफाई का इंतजार है, लेकिन इस विवाद ने आने वाले चुनाव से पहले एसआईआर की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसआईआर को लेकर जारी विवाद थमता नहीं दिख रहा, तो जाति जनगणना को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सरकार ने दावा किया था कि वो जनगणना में जाति का कॉलम भी शामिल करेगी, लेकिन अब अखिलेश यादव ने इसकी पोल खोल दी है। जनगणना की अधिसूचना की फोटो शेयर करते हुए अखिलेश ने सरकार पर पिछड़ों और दलितों के साथ छल करने का आरोप लगाया। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जनगणना को लेकर जारी अधिसूचना की फोटो शेयर की है। अखिलेश का दावा है कि सरकार जातिगत जनगणना के नाम पर देश के पिछड़ों और दलितों के साथ छल कर रही है। उनका कहना है कि जनगणना की इस अधिसूचना में जाति का कोई कॉलम ही नहीं है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि जब कॉलम ही नहीं होगा तो फिर गिनती किसकी होगी। अखिलेश ने लिखा, जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम तक नहीं है, गिनेंगे क्या?
जातिगत जनगणना भी भाजपा का जुमला है, भाजपा का सीधा फॉर्मूला है। न गिनती होगी, न अनुपातिक आरक्षण अधिकार देने का जनसांख्यिकीय आधार बनेगा। जातिगत जनगणना न करना पीडीए समाज के खिलाफ भाजपाई साजिश है। आज भाजपा पर भरोसा करने वाले अपने को ठगा हुआ ही नहीं, बल्कि घोर अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि जब विरोध शुरू होगा तो भाजपा इसे टाइपिंग मिस्टेक बताकर पल्ला झाड़ लेगी। उन्होंने पूरी बीजेपी को छलजीवी और वचन विमुखी यानी वादे से मुकरने वाली पार्टी बताया। अखिलेश ने कहा कि अब बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पीडीए समाज से अपील की है कि वो अपने मान सम्मान और आरक्षण की लड़ाई खुद लड़ें। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने एक बार फिर जातिगत जनगणना के मुद्दे को उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां सरकार के दावों और कामों में अंतर साफ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, और क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आरजेडी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार को लेकर बयान दिया और बीजेपी पर जमकर बरसे। तेजस्वी ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करने का आरोप लगाया। जैसा आप जानते हैं कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से तेजस्वी ने चुप्पी साधी हुई थी, जिसको लेकर एनडीए ने कई सवाल खड़े किए। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेरे रहने और न रहने से अगर किसी को इतनी तकलीफ है तो मुझे जेल में भेज दो। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर मेरे ना रहने पे भी तुमको तकलीफ थी, रहने पे भी तकलीफ है, चुप्पी साधे हुए तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। पूरा चुनाव हो गया, बिहार में जश्न नहीं मना, केवल भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय में केवल मना, पूरे बिहार में नहीं बना। चर्चा चुनाव के बाद तेजस्वी की हारने की हो रही है, ना कि इनकी जीतने की हो रही है। तेजस्वी ने आगे कहा कि किसी को विश्वास नहीं था कि चुनाव का नतीजा क्या आएगा, लेकिन जिस दौर में हमारा देश है, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जिन लोगों ने डेरा डाला हुआ था, पीएम मोदी, गृह मंत्री हर हफ्ते आते थे, पूरा भारत सरकार, मंत्रिमंडल, लग रहा था देश में कोई काम नहीं बचा, बस बिहार का चुनाव है। आज कहाँ है मोदी जी? आज क्या हालत है बिहार की? इसके साथ ही तेजस्वी ने सवाल पूछा कि शोषण के मामले में पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया क्या? वो खामोश क्यों है? उन्होंने सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। बता दें कि आरजेडी कार्यालय में कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए और बीजेपी की घेराबंदी की। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे और अभी तो लड़ाई की शुरुआत हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। चर्चा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से वो एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि 60% जनता सरकार के खिलाफ है, यानी बहुमत सरकार के साथ नहीं है। तेजस्वी ने तीखे तेवर दिखाए हैं, तो तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के तेवर भी अब सख्त होते जा रही हैं। हाल ही में विधानसभा से तमिलनाडु के राज्यपाल ने वॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद सीएम स्टालिन ने उन पर हमला बोला और अब एक बार फिर उन्होंने राज्यपाल रवि की आलोचना की है। तो क्या कुछ कहा सीएम एम के स्टालिन ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। सीएम स्टालिन राज्यपाल के रवैये को लेकर लगातार उन पर तंज कस रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर उन्होंने गवर्नर आर.एन. रवि की आलोचना करते हुए कहा कि राज्यपाल का आचरण मुझे दुखी करता है। वो विधानसभा में बार बार एक ही कारण को लेकर बाहर चले जाते हैं, जबकि उन्हें कार्यवाही में भाग लेना चाहिए। मैं राष्ट्र और राष्ट्रगान के प्रति गहरा सम्मान रखने वाला व्यक्ति हूँ और देशभक्ति पर हमें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब 20 जनवरी को राज्यपाल आर.एन. रवि ने उद्घाटन भाषण देने से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया था और आरोप लगाते हुए कहा था कि विधानसभा में कार्यवाही के दौरान मेरा माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जिससे मैं अपनी बात नहीं रख सका। इसे लेकर सीएम स्टालिन का गुस्सा फूट पड़ा। आपको याद होगा कि हाल ही में उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण की परंपरा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि राज्यपाल का हर साल सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण पढ़ने से इनकार करना ठीक नहीं है। कई राज्यों में राज्यपाल इस तरह की समस्याएं पैदा कर रहे हैं। ऐसा केवल तमिलनाडु में नहीं हो रहा। 2021 में पदभार संभालने के बाद से रवि का सदन से ये लगातार चौथा वॉकआउट था। साल की शुरुआत में राज्यपाल की तरफ से सरकार का नीति वक्तव्य पढ़ना एक प्रचलित परंपरा है। जब कोई राज्यपाल बार बार इस परंपरा का उल्लंघन करता है तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि ऐसा नियम परंपरा आखिर क्यों मौजूद होनी चाहिए। अब डीएमके संसद में समान विचारधारा वाली पार्टियों के समर्थन से संविधान में संशोधन के माध्यम से उन प्रावधानों को हटाने का प्रयास करेगी जो साल की शुरुआत में राज्यपाल के अभिभाषण
भाषण को अनिवार्य बनाते हैं। अब देखना यह होगा कि स्टालिन सरकार और राज्यपाल RN रवि के बीच की ये तनातनी खत्म होती है या राज्यपाल के अभिभाषण की परंपरा हटाई जाती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना इन दिनों भारत सरकार की मेहमान है। इन दिनों क्या, ये कहिए कि कई दिनों से भारत सरकार की मेहमान है। वो यहाँ से बैठे बैठे अपने देश की सरकार को, जो मौजूदा अभी रूल कर रही है, और वहाँ की विपक्षी पार्टी को खूब भला बुरा कह रही हैं, उसके ऊपर खूब लगातार हमले कर रही हैं। आखिर उनके लिए भारत से ज़्यादा अच्छी ज़मीन इस काम के लिए और क्या हो सकती थी, और भारत को भी इससे अच्छा और क्या हो सकता था कि ये हमले खुद भारत को नहीं करना पड़ रहे हैं। ये हमले बांग्लादेश पर बांग्लादेश की ही पूर्व प्रधानमंत्री कर रही है। जो बात भारत कहना चाहता था, कट्टरपंथियों को जो अपना मैसेज देना चाहता था, वो उन्हीं की पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ से बैठ करके बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को दे रही है। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।